बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज से हम लेक्चरर पीपीएससी मैथ का जो 2017 का पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इस पेपर के पहले 10 जो एमसीक्यूज़ हैं, फर्स्ट 10 जो क्वेश्चन हैं इस पेपर के, वो हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पेपर का जो पहला एमसीक्यूज़ है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज़ जनरेटेड बाय डैश। पहला जो इसका ऑप्शन है वो है n एलिमेंट्स, बी ऑप्शन n-1 एलिमेंट्स, सी ऑप्शन 1 एलिमेंट एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। यहाँ पे हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है और हमने ये बताना है कि वो कितने एलिमेंट से जनरेट हो सकता है। साइक्लिक ग्रुप आप जानते हैं ऐसा ग्रुप होता है जिसमें अंदर हमारे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाए जिससे उस ग्रुप के बाकी तमाम एलिमेंट जनरेट हो सके। तो यहाँ पे एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, हमने ये बताना है कि वो कितने एलिमेंट से जनरेट हो सकता है। तो किसी भी साइक्लिक ग्रुप के अगर आपने जनरेटर्स फाइंड करने हैं तो वो हम आयलर फंक्शन से फाइंड कर सकते हैं। आयलर फंक्शन क्या है? फाई ऑफ n। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ जिसका ऑर्डर 8 है। अगर इसका ऑर्डर 8 है और ये a से जनरेट हो रहा है तो फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, a पावर 8 इज इक्वल टू आइडेंटी। a की पावर 8 पे आइडेंटी बनेगा ना, क्योंकि 8 इसका ऑर्डर है। और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के होंगे, एक तो आइडेंटी आ जाएगी, फिर a पावर 1, a पावर 2, a पावर 3 अप टू कहाँ तक जाएगा ये a पावर 7 तक। इस तरह से 8 एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे। अगर मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ कि इस ग्रुप जिसका ऑर्डर 8 है इसके जनरेटर्स कितने हैं तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग आयलर फंक्शन। अब आयलर फंक्शन हम इस पे ऊपर किस तरह से अप्लाई करेंगे, फाई ऑफ 8, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 8 है ना। अब फाई ऑफ 8 हमने फाइंड करना है तो इसके अंदर हम एक्चुअली ये करते हैं, हमने वो वाले नंबर्स देखने हैं जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम होने का मतलब ये है कि जो 8 के साथ वो वाले नंबर्स जिनका जीसीडी 1 हो, तो वो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स होंगे। एक तो 1 आएगा 8 के साथ, फिर उसके बाद आएगा 3, उसके बाद 5 और फिर आएगा 7,8। ये 4 वो नंबर्स हैं जो 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम्स हैं। तो एक्चुअली जनरेटर्स हमारे पास उतने ही होंगे जितने रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं 8 के साथ। 8 के साथ रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कितने हैं, 1, 3, 5, 7, तो इतने ही इसके जनरेटर्स होंगे। ये फिर जनरेटर किस तरह से बनेंगे, a पावर 1, a पावर 3, a पावर 5 और a पावर 7। इसका मतलब ये है कि फाई ऑफ 8 कितने होंगे हमारे पास, 4। तो इस तरह से आप किसी भी साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर्स फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग आयलर फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट है, अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज जनरेटेड बाय, इसका आंसर फिर क्या होना चाहिए, फाई ऑफ n, क्योंकि इसका ऑर्डर n है ना। तो हमारे पास ऑप्शन में जो गिवन है उनमें तो कोई भी ये नहीं है फाई ऑफ n, तो इसका मतलब है फिर इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगी, नन ऑफ दीज। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहला एमसीक्यूज़ आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट इसका जो सेकंड एमसीक्यूज़ है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13। ये भी ग्रुप थ्योरी में से ही है कि जी एक ग्रुप है आपके पास जिसका ऑर्डर कितना है, 13। और ऑप्शंस हमारे पास क्या है, पहली ऑप्शन है जी इज़ नॉट साइक्लिक, दूसरी ऑप्शन है जी इज़ नॉट अबिलियन, तीसरी ऑप्शन है जी इज़ कम्यूटेटिव और फोर्थ नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। यहाँ पे स्टेटमेंट पे अगर आप गौर करें तो जो ग्रुप उसने हमें दिया है उसका ऑर्डर है 13 और 13 आप जानते हैं एक प्राइम नंबर है। अब इसके सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम यहाँ पे 2 रिज़ल्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेरे पास रिज़ल्ट है वो है जी, अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक।
ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो वो क्या होता है, साइक्लिक। इसके बाद दूसरा जो मेरे पास रिजल्ट है वो है जी एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, कि हर साइक्लिक ग्रुप जो है वो अबिलियन होता है। देखें ग्रुप की तो 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर किसी सेट के ऊपर ये 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें, कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, अगर ये चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें तो फिर उस नॉन एम्प्टी सेट को हम ग्रुप का नाम दे देते हैं। लेकिन अगर इसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो भी अगर इस सेट पे होल्ड करेगी तो फिर हम इस ग्रुप को एबिलियन ग्रुप का नाम देते हैं। तो अगर हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन है तो इसका मतलब क्या है कि उस पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब असल में हमने बात स्टार्ट कहाँ से की थी, प्राइम ऑर्डर से। हमारा जो ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना है, प्राइम। अगर प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है तो फिर वो क्या होगा, साइक्लिक। और हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एबिलियन। और अगर ये एबिलियन है इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब हम चलते हैं अपनी ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन पहली क्या है, जी इज़ नॉट साइक्लिक, जबकि हमने तो देखा था कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप जो है वो साइक्लिक होता है। इसका मतलब है पहली ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, एक्सक्लूड कर देंगे हम। दूसरी ऑप्शन क्या है, जी इज़ नॉट अबिलियन, लेकिन अभी हमने देखा है कि अगर साइक्लिक ग्रुप है तो वो अबिलियन भी होगा, तो ये ऑप्शन भी यहाँ से निकल गई। तीसरी ऑप्शन क्या है, जी इज़ कम्यूटेटिव, तो इसका मतलब ये है कि थर्ड ऑप्शन जो है ये आपकी करेक्ट होगी। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा जो ग्रुप है उसका ऑर्डर प्राइम है और हर प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है और हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है। तो अगर वो एबिलियन ग्रुप है तो फिर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करेगी। बात क्लियर हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेकंड एमसीक्यूज़ भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट इसका जो थर्ड एमसीक्यूज़ है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ साइक्लिक ग्रुप इज़ डैश, कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है साइक्लिक ग्रुप का वो क्या होता है। पहली ऑप्शन है इन्फिनिट, दूसरी ऑप्शन है यूनिक, तीसरी ऑप्शन है प्राइम और चौथी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, कि एक साइक्लिक ग्रुप है उसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या होगा। इसके लिए हम एक रिज़ल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। रिज़ल्ट क्या है, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज यूनिक। अब ये ग्रुप कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो साइक्लिक हो या एबिलियन हो, कोई भी ग्रुप हो उसकी जो आइडेंटिटी है वो हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। सिमिलरली आइडेंटिटी भी यूनिक होती है, उसका इन्वर्स भी यूनिक होता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ग्रुप थ्योरी का बड़ा फेमस ये रिज़ल्ट है। तो इसके मुताबिक फिर इसकी कौन सी ऑप्शन दुरुस्त होगी। स्टेटमेंट में तो उसने ये कहा ना, आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ साइक्लिक ग्रुप इज़ यूनिक, तो अगर तो वो ग्रुप है तो फिर जो आइडेंटिटी है वो यूनिक होगी। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ साइक्लिक ग्रुप की आइडेंटिटी जो है वो यूनिक होगी, ग्रुप कोई भी हो। जब ग्रुप कह दिया है तो फिर उसके बाद चाहे वो साइक्लिक है चाहे वो एबिलियन है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमेशा यूनिक होता है। तो ये हम इस रिज़ल्ट के मुताबिक फिर ये बी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीसरा एमसीक्यूज़ भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम इस पेपर का 4th नंबर पे जो एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ए और बी दो एलिमेंट्स उठाए हैं जी में से, और इक्वेशन है ए बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। देन फिर हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, हमने ये बताना है कि इनमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। पहली स्टेटमेंट क्या है, जी इज़ साइक्लिक, दूसरी है जी मे बी अबिलियन, तीसरी है जी इज़ अबिलियन, और 4th नंबर पे जो ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। रिज़ल्ट क्या है, जी इज़ अबिलियन इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल
ए बी बिलोंग्स टू जी। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि जी अगर आपका एबिलियन है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ ए बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये है कि अगर जी एबिलियन होगा तो फिर ये कंडीशन होल्ड करेगी, और अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो फिर जी एबिलियन होगा। ये टू वे है। तो फिर इस स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो हमें गिवन है ये भी वही कंडीशन ही है ना, तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बी में वो कह रहा है जी में भी एबिलियन, के एबिलियन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ये स्टेटमेंट में तो इफ़ एंड ओनली इफ़ है कि अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो फिर जी लाजमी एबिलियन होगा, तो फिर इसलिए हम इसकी सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। तो इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमने फोर्थ नंबर का जो एमसीक्यूज़ है उसका सी ऑप्शन मैंने करेक्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम इस पेपर का फिफ्थ नंबर पे जो एमसीक्यूज़ है ये डिस्कस कर लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हमें ऑप्शंस में 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। हम इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है? अ ग्रुप कैन हैव मोर देन वन आइडेंटिटी, कि एक ग्रुप जो है उसमें एक से ज़्यादा आइडेंटिटी हो सकती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हमने एक रिज़ल्ट पढ़ा हुआ है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। ए जो इसकी स्टेटमेंट है उसके कोरस्पॉन्डिंग मैं रिज़ल्ट लिखने लगा हूँ। द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आ ग्रुप इज़ ऑलवेज यूनिक। तो यहाँ पे यूनिक पे फोकस है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का वो क्या होता है? यूनिक। तो इस स्टेटमेंट में तो हमें वो ये कह रहा है कि ग्रुप कैन हैव मोर देन वन आइडेंटिटी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है इस रिजल्ट के मुताबिक। तो इसका मतलब है जो ए ऑप्शन है ये आपका करेक्ट नहीं हो सकता। अब हम मूव करते हैं इसके बी ऑप्शन की तरफ। इसमें जो हमें स्टेटमेंट गिवन है वो है जी अ नल सेट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ ग्रुप, कि क्या एक नल सेट ग्रुप हो सकता है? हमने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, वो क्या थी कि अ नॉन एम्प्टी सेट, ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसमें 4 प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें किसी एक बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू कौन सी प्रॉपर्टीज़? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इन्वर्स प्रॉपर्टी। अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट पे ये चारों प्रॉपर्टीज़ किसी एक बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट टू होल्ड करें तो फिर हम उसको ग्रुप कहते हैं। लेकिन ये तो हमें गिवन है नल सेट, इसलिए नल सेट ग्रुप नहीं बना सकता। ग्रुप बनाने के लिए एक तो चारों प्रॉपर्टीज उस पर होल्ड करेंगी और उससे पहले उसका नॉन एम्प्टी होना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये है कि नल सेट जो है वो कभी भी ग्रुप नहीं बना सकता। हाँ, नल सेट जो है ना वो आपका वो ग्रुपवाइड हो सकता है, ग्रुपवाइड हो सकता है, सेमी ग्रुप हो सकता है, क्वासी ग्रुप हो सकता है, रिंग वाइड हो सकता है या सेमी रिंग हो सकता है, लेकिन ग्रुप नहीं हो सकता। ग्रुप होने के लिए ज़रूरी है कि वो नॉन एम्प्टी हो। इसका मतलब है बी ऑप्शन भी आपकी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन में स्टेटमेंट क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ग्रुप अंडर सब्ट्रैक्शन। ये नेगेटिव साइन जो है वो सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रियल नंबर्स हैं ये ग्रुप बनाते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं वो बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन के थ्रू ग्रुप नहीं बनाते। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि सब्ट्रैक्शन के विद रिस्पेक्ट टू जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती। ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सी ऑप्शन में जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यहाँ से मैं कोई 3 एलिमेंट उठा लेता हूँ। मैं इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 1, -2, -3, ये मैंने R में से उठाए हैं। अब इन 3 नंबर्स पे मैं विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवाने की कोशिश करता हूँ। ये है जी 1, -2, -3, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा इन दोनों पे, और 1, -2, -3 यहाँ पे मैं ब्रैकेट यूज़ करूँगा इन दोनों पे। यही है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब 1, -2, -1, -3, -4, और ये है 1 - ये 2, -3, -1,
तो ये हो जाएगा 1 + 1 -4 और ये 2, तो ये तो इक्वल नहीं होते। तो आपने देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन रियल नंबर्स पे होल्ड नहीं कर रही, इसलिए इसको हम ग्रुप नहीं कह सकते सेट ऑफ रियल नंबर्स को विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब है तीसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब जो फोर्थ नंबर पे हमारे पास स्टेटमेंट है वो क्या है, ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप कॉरेस्पॉन्ड्स ओनली वन इनवर्स एलिमेंट, तो ये करेक्ट है। जिस तरह से हमने 1 को डिस्कस करते हुए यहाँ पे एक रिजल्ट लिखा था ना, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज़ ऑलवेज यूनिक, उसी तरह से जो इनवर्स होता है, द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप इज़ यूनिक, कि किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है ना किसी ग्रुप के अंदर, वो यूनिक होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ग्रुप ले रहा हूँ, आइडेंटिटी ए बी और सी, ये मेरा ग्रुप है। अगर मैं ये कहूँ कि ए का इन्वर्स बी है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, तो फिर ए का इन्वर्स सी नहीं हो सकता, ए का इन्वर्स बी ही होगा, क्योंकि इन्वर्स जो है वो यूनिक होता है। तो इसलिए फिर इस एमसीक्यूज़ का ये जो फोर्थ ऑप्शन है, इसमें जो स्टेटमेंट है ईच एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप कॉरेस्पॉन्ड्स ओनली वन इन्वर्स एलिमेंट, ये आपका करेक्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5th नंबर पे जो एमसीक्यूज़ है ये भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम इसका 6th नंबर पे जो एमसीक्यूज़ है ये डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n हैज़ रैंक डैश, कि अगर आपके पास एक ऐसी यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, उसका रैंक क्या होगा। पहला जो ऑप्शन है वो है 0, बी ऑप्शन है n, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले जो बातें स्टेटमेंट में दी गई हैं हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है यूनिट मैट्रिक्स, तो pहले हम ये देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है। यूनिट मैट्रिक्स if all diagonal elements to be 1 and non-diagonal elements are 0, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स का नाम देते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूज़ वर्ड हुआ है ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है ये भी आप जानते हैं, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे जो बात कही गई है वो है रैंक। रैंक क्या होता है, ये होता है जी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एशिलोन फॉर्म और रिड्यूस एशिलोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज हैं उसकी एशिलोन फॉर्म में या रिड्यूस एशिलोन फॉर्म में, उसको हम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये एशिलोन फॉर्म और रिड्यूस एशिलोन फॉर्म में डिफरेंस आपको पता है कि अगर लीडिंग एलिमेंट के सिर्फ नीचे ज़ीरो है तो फिर उनको हम एशिलोन फॉर्म कहते हैं, और अगर लीडिंग एलिमेंट के ऊपर और नीचे दोनों तरफ ज़ीरो एलिमेंट्स हो गए हैं सारे, तो उनको फिर हम रिड्यूस एशिलोन फॉर्म कहते हैं। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट पे वापस। स्टेटमेंट क्या है, द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n हैज़ रैंक डैश। तो यहाँ पे मैं यूनिट मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है वो यहाँ पे ड्रा करता हूँ। मैं यूनिट मैट्रिक्स हमने देखा है जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो 1 और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो। अब हमने ऐसी यूनिट मैट्रिक्स बनानी है जिसका ऑर्डर कितना हो, n हो, 1 0 0, ये चलता जाएगा, ये 0, फिर ये 0 1 0 अप टू 0, और इसी तरह से ये नीचे भी चलता जाएगा 0
0 0 और इसका ये वाला एलिमेंट क्या होगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं 1 और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं 0। तो ये आपके पास एक ऐसी यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। तो अब आप देख लें इसकी नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है, क्योंकि ये रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में है। रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में किस तरह है, क्योंकि ये जो लीडिंग एलिमेंट्स हैं इसके ऊपर वाले तमाम एलिमेंट्स भी और नीचे वाले तमाम एलिमेंट्स भी 0 हैं। तो फिर ये आपकी रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म है। तो इस फॉर्म में आप देख लें इसके जो नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो कितनी हैं, कितनी रोज़ हैं 1 2 और ये इसका ऑर्डर कितना था n और n ही इसका रैंक होगा, क्योंकि इसमें जो नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद है वो भी n ही है। तो इसका मतलब है फिर इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमें एक और रिज़ल्ट मिलता है, वो क्या कि अगर हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है उसका जितना ऑर्डर होगा ना उतना ही उसका रैंक होगा। अगर यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर 5 है तो उसका रैंक भी 5 होगा। अगर यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर 10 है तो उसका रैंक भी 10 होगा। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 6 नंबर पे जो MCQs है ये भी आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम जो 7 नंबर पे MCQs है ये डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A दैट इज़ A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हमें एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट गिवन है जो कि 2 है, देन हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट रेज़ टू द पावर 5 इज़ डैश। हमने डिटर्मिनेंट की पावर अगर 5 कर दें तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। सिंपल सा ये MCQs है, इसी की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम ये काम करेंगे। A डिटर्मिनेंट की पावर 5 है, जबकि A डिटर्मिनेंट हमें गिवन है क्या 2, तो 2 की पावर 5 करेंगे तो वो किसकी इक्वल होगा 32 के। तो हम फिर किस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी को 32। ठीक है जी। तो ये सिंपल सा MCQs था जो उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। नेक्स्ट अब हम 8 नंबर पे जो MCQs है ये डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसकी जो एंट्रीज हैं वो है A - B B A इज़ इन्वर्टिबल अंडर मल्टीप्लिकेशन देन इट्स इन्वर्स इज़ डैश। हमें ये एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें ये कहा गया है कि अगर ये इन्वर्टिबल है तो फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है। इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स a square matrix A of order n, then there exists another square matrix B of order n, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी n ही होगा, देन AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है तो फिर उतने ही ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जब हम इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेंगे, A को पहले रख के B को बाद में या B को पहले रख के A को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सूरतों में हमारे पास आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर उतना ही होगा जितना ऑर्डर इन दोनों मैट्रिक्स का था। तो फिर उस सूरत में हम ये कह सकते हैं A इज़ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स को हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। दूसरे अल्फाज में हम यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, मतलब नॉन सिंगुलर हो, तो उसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि नॉन सिंगुलर होगी फिर ही उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा ना, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट।
तो इन्वर्स उसी सूरत में एग्जिस्ट करेगा जब ए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा, मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, फिर हम उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका मैं इस फार्मूले के मुताबिक अगर इन्वर्स फाइंड करूं तो वो क्या होगा, सबसे पहले हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं, 2x2 मैट्रिक्स का इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, तो ये तो सेम ही है ए, और ये जो दो एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं, ये बी पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये बी नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, ए बी माइनस बी ए। नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं इवेल्युएट करता हूँ डिटर्मिनेंट को, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस, और ये वाला माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, और b इंटू बी स्क्वायर, और ये जो ऊपर हमने एडजॉइंट फाइंड किया ये वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमारे पास ये रिज़ल्ट आया है जो हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड किया है। क्लियर होगी बात? तो उम्मीद करता हूँ कि ये एमसीक्यूज़ भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम एमसीक्यूज़ नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, अ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ़। हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन हैं, हमने ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो होमोजेनियस सिस्टम है ये क्या होता है, ax इक्वल्स टू 0। अगर राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो 0 हो जाएं सारे, तो फिर हम उनको होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। हैज़ अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ़। ये जो सोल्यूशन है ये 2 तरह का होता है। सबसे पहले मेरे पास है यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन को हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी कहते हैं, और इस सिचुएशन में जो ए डिटर्मिनेंट है ये नॉन ज़ीरो होता है। और जो दूसरी टाइप है सोल्यूशन की वो है इन्फिनिट सोल्यूशन, जिसको हम नॉन ट्रिवियल भी कहते हैं, और इस सूरत में जो ए डिटर्मिनेंट है ये इक्वल टू 0 होता है। अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है, पहली स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ अननोन्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ इक्वेशंस, और दूसरी है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस एक्सीड्स द नंबर ऑफ अननोन्स। पहली स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि जो अननोन्स हैं, मतलब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें जो वेरिएबल्स हैं क्या वो ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ इक्वेशन से। दूसरी स्टेटमेंट में क्या नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा होंगी नंबर ऑफ अननोन से, और तीसरी स्टेटमेंट में क्या गिवन है द नंबर ऑफ अननोन्स प्रोसीड्स द नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो प्रोसीड का मतलब यहाँ पे ये है कि जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं ये बढ़ते जाएंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जो भी लीनियर इक्वेशन का सिस्टम हमारे पास गिवन होगा उसमें जितनी इक्वेशंस होंगी, जितने अननोन वेरिएबल्स होंगे, जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो वो उतने ही रहते हैं ना, बढ़ते तो नहीं है। तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है, ये जो तीसरी स्टेटमेंट है। अब इन दोनों को हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में जो ए डिटर्मिनेंट है वो 0 होता है, तो इसलिए ये जो इसका ए ऑप्शन है जिसमें नंबर ऑफ अननोन्स एक्सीड्स द नंबर ऑफ इक्वेशंस, इसमें जो अननोन वेरिएबल्स हैं वो इक्वेशन से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि जब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे ना तो इसमें इसकी एक रो या एक कॉलम 0 होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए फिर इसका जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। और यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ अननोन्स को x का नाम दूं और नंबर ऑफ इक्वेशंस को y का नाम दूं, तो फिर इस सिचुएशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 9th नंबर पे जो MCQs है ये भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम आज के लेक्चर का लास्ट MCQ डिस्कस करते हैं, विच इज़ MCQ नंबर 10। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A such that A square is equal to A is called
अगर कोई स्केयर मैट्रिक्स है और उसका अगर आप स्केयर लेते हैं तो वो ए की इक्वल ही आ जाती है, तो फिर वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन हैं, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम वन बाय वन इन चारों की डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे है इन्वोल्यूटरी। अब इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जब आप उसका स्केयर लें, मतलब उस मैट्रिक्स को उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्केयर हो जाएगा। अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए और इस आइडेंटिटी का ऑर्डर भी उतना ही होगा जितना इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो फिर इस सूरत में हम ए को इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर में मेरे पास मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट। अब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जब हम इसका स्केयर लें तो वो ए के इक्वल ही आ जाए। मतलब अगर आप ए को ए से ही मल्टीप्लाई करें और फिर आपके पास अगेन आंसर वही मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे मेरे पास जो डेफिनेशन है वो है निलपोटेंट। अब निलपोटेंट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जब आप किसी मैट्रिक्स ए की कोई पावर लें p और वो 0 के इक्वल आ जाए। अब ये जो p है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है। ये p कोई भी हो सकता है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो सकता है, a क्यूब इज इक्वल टू 0 हो सकता है, a की पावर 10 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। मतलब a की किसी भी पावर पे अगर हमारे पास राइट हैंड साइड पे नल मैट्रिक्स आ जाए, जिसको आप 0 भी लिख सकते हैं, नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है ना जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और जितनी पावर पे 0 बने वो आपका निलपोटेंसी इंडेक्स होता है। अगर मैं इस केस की बात करूं तो इस केस में मैट्रिक्स A का जो निलपोटेंसी इंडेक्स है वो क्या है? 2। निलपोटेंसी इंडेक्स ये है 2। सिमिलरली इस केस में निलपोटेंसी इंडेक्स 3 है और इस मैट्रिक्स का निलपोटेंसी इंडेक्स 10 है। तो ये आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और लास्ट में मेरे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है कि जब किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स आ जाए। और किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह से लेते हैं ये आप जानते हैं कि उस मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है। और अगर हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स आ जाए तो फिर हम ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देंगे। तो ये हमने चारों डेफिनेशन से डिस्कस कर ली हैं। अब स्टेटमेंट पे वापस चलते हैं। स्टेटमेंट में क्या है कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर लेने से ए ही आ जाए तो फिर ये कौन सी डेफिनेशन है? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। बात क्लियर हो गई? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में हमने पीपीएससी लेक्चरर पेपर 2017 के जो पहले 10 MCQs डिस्कस किए हैं ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे।